हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पिछले सीरीज़ में हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं देख पाया था क्योंकि उस समय टाइम नहीं था, क्वेश्चंस भी कम टाइपिंग हुआ था। अब पूरा क्वेश्चंस आ चुका है। अब हम लोग पूरा दमदार तरीके से पूरा क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि शुरू करें वीडियो, आप पहले वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी पता चले कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th का चैप्टर 1 का शुरू हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये है पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास जा रहा है। लाइव लेने के लिए अभी सुविधा नहीं है, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि 1 का ये होगा, 1 का बी, 1 ऐसे कमेंट कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। कमेंट करने से आपका हाथ भी चलेगा, क्योंकि टाइपिंग करते समय हाथ चलता है, तो इसी कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, तो याद रहता है। ठीक, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन, ऑप्शन बी। ठीक, अब हमारा प्रश्न 2 आने वाला है। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ? अर्थात हम आपको पढ़ाए थे कि जब वियना कांग्रेस हुआ था तो उसमें बुर्बा वंश की पुनर्स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते जाइएगा कि 2 का सी, 1 का बी, ऐसे कमेंट करते जाइएगा। इससे आपको याद रहेगा, आपको ही फायदा होगा। ठीक, अगला है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? हम आपको बताए थे, नेपोलियन के बारे में पढ़ा रहे थे। तो नेपोलियन ने कानून बनाया था फ्रांस में, नए कानून, जिसे नेपोलियन संहिता कहा गया था। वो 1804 में लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, 1804। अगला है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? नहीं, वियना कांग्रेस का अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिक था। और वियना कांग्रेस कब होते हैं कमेंट करके बताइए। आप अभी इसी वक्त वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, मेटरनिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आता है कि मेटरनिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य था। तो गणतंत्र को स्थापना करना बिल्कुल नहीं, प्रजातंत्र को स्थापना करना बिल्कुल नहीं, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना, ये ऑप्शन सी। ठीक, अगला अगला प्रश्न 6 है, मेटरनिक कौन था? ये कौन नहीं जानता है मेटरनिक कौन था? सबसे खत्म आदमी कोई था तो मेटरनिक हुए था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक, अगला प्रश्न, किसने कहा जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है? तो यह सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मेटरनिक का ही कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी फ्रांस को ही वायरस मानता था मेटरनिक को। ठीक, ये मेटरनिक क्या मानता था फ्रांस को? वायरस की। जब ये छींकेगा तो पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो किसका कथन है? तो मेटरनिक का। ठीक, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक में ही है प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड बोले या फिर नेपोलियन संहिता बोले, उसमें टोटल 5 कोड थे। ठीक, 5 है। ये आपके लिए न्यू प्रश्न होगा, इसको याद कर लीजिएगा। अभी इसको वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि नेपोलियन कोड में कितने कोड थे। तो 5 कोड। ठीक, अगला प्रश्न, रूमानीवाद क्या था? तो रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो नेपोलियन द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, जो आप प्रश्न आपको लगे कि हमको नहीं याद हो रहा है, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो ये तो सबसे आसान प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी किस महादेश में? तो यूरोप महादेश में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? ये आपके लिए नया प्रश्न होगा, इसे नोट कर लीजिएगा कि मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है। तो फ्रांस का है, मरियान फ्रांस का। ठीक, अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से ही माना जाता है। ठीक, वैसे हर कहीं जगह अब आपको फ्रांसीसी क्रांति मिलेगा, लेकिन राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण से ही शुरू हो गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस यानी कि वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वियना में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष मेटरनिक था। ठीक, अगला प्रश्न है 14 कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 जुलाई 1830 की क्रांति पढ़ाए थे, याद है ना? इस समय जुलाई 1830 की क्रांति के समय राजा कौन था? लुई
लुई नहीं, चार्ल्स दसम था ना, हाँ चार्ल्स दसम था। 1830 की क्रांति के समय राजा चार्ल्स दसम था, ठीक। क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हो, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। बताया था ना कि चार्ल्स दसम था जो भाग कर इंग्लैंड चला गया था और फिर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ और नया राजा बना था आर्लेंस बनकर लुई फिलिप्स, ठीक। अगला है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, 1707 में होता है। आपके लिए न्यू प्रश्न होगा, आप इसका नोट कर लीजिएगा कि एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था, 1707 ईस्वी में, ठीक। अगला प्रश्न है यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। यंग यूरोप हो या यंग इटली हो, यंग यूरोप हो या यंग इटली हो, दोनों के संस्थापक एक ही व्यक्ति थे और उनका नाम है मेजनी, ठीक। मेजनी। यंग यूरोप या यंग इटली दोनों के संस्थापक मेजनी ही थे। आपको कमेंट करके ये बताना है कि मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना कब किया था। अभी वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए यंग यूरोप की स्थापना मेजनी कब किया था, ठीक। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, मेजनी को। अब बोले कि लपलपाती हुई तलवार किसे कहा जाता है, तो गैरिबाल्डी को कहा जाता है, ठीक। अब मसीहा मेजनी को, या सेनापति ही पूछ सकता है, मेजनी को सेनापति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो मेजनी का संगठन कार्बोनारी से है। कार्बोनारी से, ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो कार्बोनारी संगठन से इसका संबंध है मेजनी का। अगला है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो ये काउंट काउर थे। काउंट काउर के बारे में हमको पढ़ाए थे ना। इन्होंने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था, ठीक। अगला प्रश्न है यंग इटली के संस्थापक कौन है। यंग इटली के संस्थापक कौन है। तो यंग इटली हो या यंग यूरोप हो, यंग इटली या यंग यूरोप दोनों के संस्थापक एक ही मेजनी है, ठीक। यंग इटली की स्थापना कब किए थे मेजनी। यंग इटली के किए थे 1831 में, ठीक, 1831 में। और यंग यूरोप को किए थे 1834 में, ठीक, 34 में किए थे, 1834 में। अगला प्रश्न लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। हाँ, ये आपके लिए नया प्रश्न होगा, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो ये गैरिबाल्डी ने ही किया था लाल कुर्ती का गठन, इसे लपलपाती हुई तलवार कहा जाता था, ठीक। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था, ठीक। लाल कुर्ती एक सेना था, गैरिबाल्डी ने गठन किया था, ठीक। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया, गैरिबाल्डी ने। या फिर आप कलम कॉपी पर नोट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बाद में देख सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है काबूर कौन था, काउंट काबूर कौन था। तो इटली का प्रधानमंत्री था, ठीक। इटली का प्रधानमंत्री काउंट काबूर कौन थे, तो इटली का प्रधानमंत्री थे। इन्हें प्रधानमंत्री किसने बनाया था, तो विक्टर इमैनुअल ने, इटली का राजा विक्टर इमैनुअल ने बनाया था, ठीक। अगला है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली, यह भी आपके लिए न्यू प्रश्न होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। जो नया प्रश्न लग रहा है उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगला है कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कार्बोनारी की स्थापना 1810 में हुआ था। कार्बोनारी क्या है, किस संबंध किससे था, तो मेजनी से था, ठीक। यह प्रश्न आता है कि निम्न में से किससे कार्बोनारी का संबंध है, तो मेजनी से था, ठीक। 1810 में इसका स्थापना हुआ था कार्बोनारी का, याद रखिएगा। अगला गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, लेकिन जब इटली का एकीकरण पूरा होने वाला था तो अपना सारा जीता हुआ क्षेत्र विक्टर इमैनुअल को सबको किसान बन गया था, किसान का जीवन जीने लगा था। लेकिन पेशे से क्या था, तो पेशे से एक नाविक था, नाव चलाने वाला, गैरिबाल्डी। अगला काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक। अब विक्टर इमैनुअल कौन था, तो इटली का राजा था, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। मतलब कि इटली के एकीकरण में इसमें से किसका संबंध नहीं है। तो मेजनी का है, काबूर का है, गैरिबाल्डी का है, लेकिन बिस्मार्क का नहीं। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी का एकीकरण से है, ठीक। अगला प्रश्न है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो विलियम प्रथम प्रसा का, यानी कि जर्मनी का, प्रसा यानी जर्मनी, ठीक।
जर्मनी को ही प्रसा कहा जाता था। तो जर्मनी का शासक था विलियम प्रथम। और विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? तो इटली का। विक्टर इमैनुअल इटली का था और विक्टर इमैनुअल ने काबुल को प्रधानमंत्री बनाया, जबकि विलियम प्रथम कहाँ का था? जर्मनी का। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बनाया था चांसलर। अगला प्रश्न है जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका भी जर्मनी ने ही किया था, प्रसा ने जाल्वे राइन की स्थापना। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जाल्वे राइन की स्थापना कब हुआ था? 1834 में हुआ था, हम बता दें क्योंकि आपको नहीं पता होगा। 1834 में जाल्वे राइन की स्थापना हुआ था। ठीक, अगला है सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सीडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। देखिए 1871 ईस्वी में ये सीडान का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ प्रसा यानी जर्मनी था। जर्मनी इधर पूरा बिस्मार्क अपन सेना लेके आया हुआ था, इधर फ्रांस पूरा सेना लेके आया हुआ था। तो फ्रांस का ही एक जगह था इधर पर जिसका नाम था सीडान का जगह था। इसमें इधर से बिस्मार्क धावा बोल दिया, इधर से फ्रांस पूरा धावा बोल दिया और दोनों मिलकर युद्ध किया, जिसमें फ्रांस हार गया और बिस्मार्क जीत गया। फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक, तो पूछा जाएगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। आई जो युद्ध हुआ था सीडानवा के, सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो 70 में हुआ था, 1 साल पहले। ठीक, अगला प्रश्न है बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो बिस्मार्क हेगेल की विचारधारा से प्रभावित था। आपको हम बिस्मार्क के बारे में बता रहे हैं तो बताए होंगे कि यह हेगेल के विचारों से प्रभावित था। ठीक, अगला है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ये तो बताने का ज़रूरत नहीं है, ये तो जे भी 10वां पढ़ता है वो जानवे करता है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। इसको कोई नहीं भूल सकता है, ऑस्ट्रिया। ठीक, अगला प्रश्न नेपोलियन ने जर्मनी किस संघ की स्थापना की थी? तो आपको हम बताए थे कि नेपोलियन ने जर्मन राइन संघ की स्थापना किया था। जर्मन राइन संघ, जिसमें जब जर्मनी था 300 छोटे छोटे राज्यों में टूटा था ना, उसको मात्र 40 में समेट दिया था, 40 में समेट दिया था 300 से। ठीक, इसी को जर्मन राइन संघ कहा गया था। ठीक, ये छोटा हो जाना, हाँ ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगला है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो हम बताए थे कि जर्मनी का एकीकरण सीडान के युद्ध के बाद हुआ था। सीडान मतलब कि यहाँ एक तरफ फ्रांस था, इधर पूरा फ्रांस की सेना है, इधर पूरा प्रसा की सेना है यानी जर्मनी का सेना है। इधर बिस्मार्क पूरा लेके आ गया, सीडान नामक जगह है, यहाँ पर सीडान नामक जगह है, यहाँ इधर फ्रांस का सेना धावा बोल दिया, इधर बिस्मार्क अपन जर्मनी का सेना लेके आ गया। 1870 ईस्वी में दोनों इधर लड़ाई किया और 1871 ईस्वी में इसी युद्ध के बाद 1871 में जर्मनी आज़ाद हुए थे। इसमें फ्रांस हार गया था, इधर से जर्मनी यानी कि बिस्मार्क आया था सेना लेके और फ्रांस को कूच दिया जब। अगला है जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मेनिया जर्मनी का राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। ठीक, जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक थी जर्मेनिया, नाम से ही लग रहा है जर्मेनिया, जर्मनिया जर्मनिया जर्मनी से लग रहा है। याद करने का ट्रिक समझ लीजिए, जर्मनी नामे में छुपल है, जर्मेनिया में जर्मनी, तो जर्मनी का राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ठीक, अगला है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो अभी हम आपको बताएं कि सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान फ्रांस और प्रसा के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ। 1870 में, इसके ठीक 1 साल बाद, इस युद्ध के तुरंत 1 साल बाद 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ और इटली का भी एकीकरण इसी के साथ हुआ था। ठीक, 71 में। अगला प्रश्न जाल्वेरिन किसकी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी जाल्वेराइन। हम आपको बताएं कि जाल्वेराइन व्यापारियों की संस्था थी और इसका स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो प्रसा में हुआ था, प्रसा यानी बोले तो जर्मनी। ठीक, 1834 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सेडाओ का युद्ध किसकी पराजय हुई? मतलब सेडोवा का युद्ध हुआ था। देखिए 2 युद्ध हुआ था, एगो सीडान का हुआ था, सीडान में इधर फ्रांस था और इधर प्रसा था यानी जर्मनी था। फ्रांस को जर्मनी कुछ दिया था एरा में। एक सीडान का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1870 में। 1870 में हुआ था सीडान का युद्ध। लेकिन एगो सेडोवा का भी युद्ध हुआ था, उसमें एक तरफ मेटरनिक था, एक तरफ बिस्मार्क था, यानी एक तरफ मेटरनिक यानी ऑस्ट्रिया था और एक तरफ ही था बिस्मार्क यानी प्रसा। इस सेडोवा में हुआ था, इस सेडोवा के मैदान में, लेकिन इस सीडान के मैदान में हुआ था। ये 1870 में हुआ था, लेकिन ये 1866 में हुआ था, ये 1866 में हुआ था। ठीक,
बुक में दिया हुआ 1866 में हुआ था। इसमें ऑस्ट्रिया हार गया, इधर फ्रांस हार गया। ये बिस्मार्क था, इधर पहले ऑस्ट्रिया को हराया, मेटरनिक को कूचा, फिर इधर आके फ्रांस को कूचा। फ्रांस को दोनों को कुचला के बाद फिर जर्मनी का एक कारण किया था। ठीक, याद रखिएगा कहानी को बढ़िया से। तो ये सेडोवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया का पराजय हो गया था, प्रसा जीत गया था। ठीक, अब अगर यहाँ सेडोवा का जगह सीडान रहता तो सीडान के युद्ध में प्रसा की जीत हुआ था और फ्रांस की पराजय हुए थे। ठीक, और सेडोवा का युद्ध कब हुआ था तो 1866 में, लेकिन अगर वो सीडान का युद्ध कब हुआ था तो 1870 में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था। हम आपको बताए थे कि सफल कूटनीतिज्ञ था, एक नंबर के कूटनीतिज्ञ ज्ञाता था बिस्मार्क। अगला प्रश्न, हेगेल कौन था? तो हेगेल एक दार्शनिक था जिसके विचारों से कौन प्रभावित था, आपको कमेंट करके बताना है। हेगेल के विचारों से कौन प्रभावित था? अभी इसी वक्त तुरंत पॉज कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए 1870 वाला युद्ध का बताया था ना, फ्रांस और प्रसा बोल रहा है, इसमें प्रसा इधर यानी कि इधर कौन था, प्रसा की तरफ से बिस्मार्क था, इधर फ्रांस था। बिस्मार्क आकर फ्रांस को धो दिया था सीडान के युद्ध में। सीडान का युद्ध हुआ था कब? 1870 ईस्वी में। लेकिन अगर सेडोवा रहता तो 1866 में हुआ होता सेडोवा में, इसमें प्रसा को ठूरता, लेकिन सीडान बोल रहा है, सीडान यानी 1870 में फ्रांस को ठूरा। और इसके बाद 1871 में एकीकरण हो गया था। ठीक, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 1870 में हुआ था सीडान का युद्ध, 1871 में हो गया था एकीकरण जर्मनी का। अगला है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि। हम आपको बताए ना कब हुआ था इसका जर्मनी का एकीकरण? 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। लेकिन सीडान का युद्ध कब हुआ था? 70 में। एकीकरण कब हुआ? 78 में। और यह संधिया के तहत हुआ था इसका, फ्रैंकफर्टवा की संधिया के तहत हुआ था इसका एकीकरण। यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 में, चूँकि फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत इसका हो गया। अब बोले तो अंतिम युद्ध किस युद्ध के बाद बोले तो सीडान का युद्ध, लेकिन संधि बोले तो फ्रैंकफर्ट की संधि। अब फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। ठीक, अगला प्रश्न है, सोल्सबी और होस्टिन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो ये जर्मनी का एकीकरण से है, ये आपको याद कर लीजिएगा। इसका एक अलग कहानी है, किसी और वीडियो में बताएंगे, जिसमें मेटरनिक के साथ मिलकर ही जाकर उधर दूसरा देश पे हमला करता है बिस्मार्क, वो अलग कहानी बता देंगे कभी। ठीक, अभी इतना याद रखिएगा, सोल्सबी और होल्सबी का संबंध जर्मनी के एकीकरण से, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, कैसे करके नोट कर लीजिए। अगला है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य बोले या फिर जर्मन राइन संघ बोले, बताया था ना पिछला बार, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? जिसमें 300 छोटे छोटे राज्यों में टोटा था जर्मनी, उसको मात्र 40 में समेट दिया था। कौन किया था ये महान काम? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन श्री बिस्मार्क जी ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क। आपको ये बताना बिस्मार्क क्या था, बिस्मार्क कौन था, हु इज बिस्मार्क। ठीक, बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर, इटली का चांसलर क्या था? ठीक, बताना है। अगला, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? देखिए इसी संधि के तहत फ्रांस जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इसके संधि के एक साल पहले सीडान का युद्ध हुआ था, यानी कि 1871 में। 70 में हुआ सीडान का युद्ध, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला प्रश्न, सीडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। इतना बार बोल दिया, मुँह याद हो गया एकदम। सीडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 71 में। ठीक, अगला, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? वास्तुकार बोले या फिर कुछ भी बोले कि किसने करा, किसका योगदान है, सब बिस्मार्क होगा। जहाँ जर्मनी वहाँ बिस्मार्क। ठीक, आइए बाकी मेजनी या गैरिबाल्डी का लेन देन है अथी से, इटली का एकीकरण से। ठीक, अगला, 1871 में कौन सी संधि हुई? तो जिस संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में, उस संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। अब 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। इसी संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ। इससे एक साल पहले सीडान का युद्ध हुआ था।
अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये बोले कि जर्मनी का एकीकरण का वास्तुकार कौन था, उत्तरदायित्व कौन था, किसने किया, कौन किया, कुछ भी बोले बिस्मार्क होगा। ठीक, जहाँ जर्मनी वहाँ बिस्मार्क मारिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की कहा जाता है। ये आपके लिए न्यू प्रश्न होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है अभी इसी वक्त या फिर खोज के कन्हों से भी कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया महादेश का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का तुर्की को कहा जाता है, लेकिन एशिया किसे कहा जाता है कमेंट करके बताना है। ठीक, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं, आप कुछ ही प्रश्न बच रहा है। अगला है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान है, जो पहले से पढ़े लिखे में तेज था, साहित्य एवं इसका विज्ञान बहुत विकसित था, लेकिन ये खुद तुर्की का गुलाम था, तो इसीलिए इसमें आज़ाद होने के लिए नारा शुरू किया था। ठीक, तो साहित्य एवं ज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणादायक किसका था? तो यूनान का था। ठीक, यूनान पढ़ा लिखा देश था। अगला है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की को हुई थी। क्या है कि यूनान पर कब्जा कौन कर लिया था? तुर्की कर लिया था, तुर्की का अधीन था, पराजय किसका होगा? तुर्की का होगा। ठीक, अगला है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये यूनान को आज़ाद कराने के लिए रूस था, तुर्की के साथ किया था। तो हमेशा पूछा जाता है कि एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो रूस के साथ। यहाँ तुर्की देखिए, तुर्की ऑप्शन में नहीं है तो रूस मार दीजिए। ठीक, अगर तुर्की रहता तो दोनों मराता। रूस और तुर्की के बीच हुआ था एड्रियानोपुल की संधि यूनान को आज़ाद कराने के लिए। ठीक, यूनान कब आज़ाद हो तो पता है? 1832 में आज़ाद हो गया था यूनान। ठीक, 1829 में हुआ था एड्रियानोपुल की संधि, और 29, 30, 31, 32 3 साल बाद जाके 32 में आज़ाद हो गया था यूनान। हितेरिया फिलाई नामक संस्था उसमें गठन हुआ था, वैसे कुछ था। ठीक, अगला है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना यानी पालन पोषण करने वाले, यानी कि पढ़ाई लिखाई देने वाला। यूरोपीय सभ्यता को पढ़ाई लिखाई कौन? जिसके पास पहले ही से पढ़ा लिखल होगा, अच्छा ज्ञान वाला होगा, तो इसमें कौन था? यूनान था, पढ़ा लिखल था। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैग्यार है। ठीक, ये इसको नोट कर लीजिएगा, ये कभी पूछता नहीं है, ऐसे आ गया है तो ऐसे आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं ना। ठीक, पूरा VVI अपडेटेड क्वेश्चन में जब हम आपको बताएंगे तो और इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे। ठीक, हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार थी। ठीक, जिसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभावित होकर भारतीय सैनिक ने जैकोबिन का क्लब का स्थापना की? हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर? तो टीपू सुल्तान ने। देखो क्या, जैकोबिन क्लब में क्या करना है? क्लब को सीधा टिप देना है, एकदम सीधा टिप देना है क्लब को। जैकोबिन क्लब का स्थापना किसने की? टीपू सुल्तान ने। ठीक, अब ये अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का क्या परिणाम हुआ? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, यानी कि सभी राज्य अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करने लगे, सभी लोग, सब राष्ट्रीय राज्यों का उदय होने लगा था। ठीक, ये सबसे लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ चैप्टर 1 हमारा समाप्त होता है, दी एंड। ठीक, अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें पहले सिलेबस को बढ़िया से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पहले देख लेंगे, सिलेबस को, उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिएगा। ठीक, अपने मित्रों के पास। और कैसा लगा ये क्लास कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक, इसी के साथ हमारा ख़त्म हो रहा है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम लिंक दे देंगे। अभी टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा मिशन 10 टॉपर। ठीक, मिशन 10 टॉपर सर्च करना है टेलीग्राम पे, उस पर आपको मिल जाएगा नोट्स। ठीक, या फिर आपको लिंक भी मिल जाएगा चैनल पे, कन्हू से भी कन्हू भी लिंक मिल जाएगा। इसको चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में कोई में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, आप अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।